मेरी वॉइस आ रही है आपको क्लियर? स्क्रीन शेयर है सबको? यस मैम। कोई नेट इश्यू तो नहीं है? ठीक है, गुड। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट कर लिया था। वहां तक किसी बच्चे को कोई इश्यू है तो बताओ, और जिसको भी डाउट हो वो चैट सेक्शन में लिख देना। मैंने मीटिंग ना फोन से भी लॉगिन कर रखी है, क्योंकि यहाँ चैट सेक्शन के लिए ना बैक जाना पड़ता है सिस्टम पे। कोई दिक्कत किसी को बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो? नो मैम। यस नो बोल दिया करो अच्छे बच्चों की तरह, मुझे पता चल जाए कि भाई बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो आगे के टॉपिक पे तो पहुंचेंगे। तो देखो मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको करा रही थी, एक बार दोबारा से शुरू कर देती हूँ फटाफट। और ये टॉपिक तो ऐसा है, ठीक है, जितनी बार आप पढ़ लोगे उतनी बार कम है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे जेई हो या नीट हो। ठीक है, ये प्रपोज किसने किया था? किसी को याद है? पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो घर जाके? क्या क्या प्रपोज किया था इसने? मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास मैम में। सोमरफील्ड ने करा था। हाँ, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और बताओ, ये तो लिखवा दिया था, मैं दोबारा लिखवा रही हूँ ये। नंबर ऑफ सब सेल्स, ठीक है। और इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, ये याद होना चाहिए आपको ऑन टिप्स न्यूमेरिकल करने के लिए। इन सब टॉपिक को ऑन टिप्स करो, आप प्रैक्टिस करो घर पे। हालांकि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी आज क्वांटम नंबर के, ठीक है। अब देखो, अगर हमने n इज टू 1 लिया तो हमारी l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए नंबर ऑफ सबसेल्स देखेंगे, नंबर ऑफ सब सेल्स, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो कोई बच्चा बताए, चैट सेक्शन में रिप्लाई करे या बोल के भी बता सकते कितना नंबर ऑफ सब सेल्स इसके लिए हो जाएगा। बोलो, अगर n इक्वल टू 1 हमने रखा तो कितना नंबर ऑफ सब सेल्स इसके लिए होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा? प्लीज टेल मी। 1। जैसे एक और सागर ने आंसर किया बिल्कुल सही, 1। और उस सब सेल्स का नाम होगा 1s, ठीक है, वेरी गुड। अगर हमने n इज टू 2 लिया तो बच्चा पार्टी l की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि परवीन मैम ने लास्ट क्लास में बताया था 0, 123 हम लेते हैं किसके लिए? l की वैल्यू के लिए। और आप लोग जानते हो, डू यू नो, ठीक है, जैसे कि गीतांशी ने बताया 1 और 2, ठीक है। तो ये हो गया आपकी वैल्यू s, p, d और f। तो अगर आपने l इजिकल्स टू 2 लिया तो यहाँ पे जो l की वैल्यू होगी वो होगी 0 और 1। गीतांशी 1 और 2 नहीं होगी, 0 और 1 होगी, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चा, अगर आप वैल्यू, हाँ कोई बात नहीं, अगर आप 2 ले रहे हो तो एक जाएगा आपका 2s सब सेल्स में और दूसरा जाएगा 2p के अंदर। और ये वाला टॉपिक ना हम आज शायद थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं, नीट वाले बच्चे, हम इसको क्लास में भी कर चुके हैं कई बार। अगर आपने n इजिकल्स टू 3 लिया तो अभी l की वैल्यू क्या होंगी बताओ जरा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? 0, 1, 2, कितना होगा? यही तो होगा, 0, 1, 2। यानी कि l की टोटल जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो 3 होंगी, और l की टोटल पॉसिबल वैल्यू यहाँ कितनी होंगी? 2, और यहाँ कितना होगा? 1। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आप ये भी तो बोल सकते हो बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ सब सेल्स, सब सेल इक्वल टू किसके? n के। बोल सकते हो कि नहीं? बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं? भाई अगर हमारा n का वैल्यू जितना है, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो जितना भी आपका n का वैल्यू आ रहा है उतनी ही सब सेल्स आपकी किसकी आ रही हैं? आ रही। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, लुक एट द स्क्रीन, कि जो नंबर ऑफ सब सेल्स है वो किसके इक्वल है? n के इक्वल है। क्योंकि देखो, अगर आपने यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिया तो l की वैल्यू 1 आई, 1 सब सेल हो गया। अगर आप n इक्वल टू 2 ले रहे हो तो l की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अगर आप 3 ले रहे हो तो l की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो अब आप जानते हो, वी नो डैट 0 वैल्यू हम लेते हैं s के लिए, 1 वैल्यू लेते हैं हम p के लिए,
और 2 वैल्यू हम लेते हैं डी के लिए। तो बच्चा पार्टी इससे एक चीज क्लियर नहीं हो गई कि आपकी जो सबसेल्स बनेंगी यहाँ पे वो कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। कौन कौन सी होंगी 3? कौन बताएगा, बोलो जरा, बोलो भाई। मैम देखो 3S 3P हाँ, 3D। इस नंबर से ही लेना है हमें। तो देखो ये वैल्यू जो होगी वो 3s के लिए होगी, और ये वैल्यू जो होगी वो 3p के लिए होगी, और ये वैल्यू जो होगी बच्चा वो किसके लिए होगी, 3d के लिए होगी। तो 3s, ठीक है, उसके बाद 3p और आपका 3d। देखो ये जितने भी पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इन सारे पॉइंट से जेई नीट दोनों में क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ये ऑन टिप्स याद होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछे कि n इज इक्वल टू थ्रू 3, तो हाउ कैन दी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ l, तो सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए 0 1 2, ठीक है। अगर आपको चारों पॉसिबल वैल्यू पूछे एसपीडीएफ के लिए, तो आपका आ जाना चाहिए 0 1 2 3, क्योंकि क्वेश्चन में वो दे सकता है। मान लो उसने एसपीडीएफ के लिए एल की वैल्यू पूछी और ए ऑप्शन दे दिया, सपोज दैट मैं यहां लिख देती हूँ ऑप्शन ए ऑप्शन में उसने दिया 0 1 2 3, बी ऑप्शन में, मेरा क्वेश्चन समझ में आया, उसने पूछा एल की एसपीडीएफ के लिए क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसने बी ऑप्शन में लिखा 0 1 1 2, सी ऑप्शन में उसने लिखा 0 1 2 3 5, ठीक है। डी ऑप्शन में उसने लिखा, ठीक है, क्या, नन ऑफ दीज, कुछ भी। तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट, बाकी ये ऑप्शन हमारे कैसे हो गए, रॉन्ग हो गए। क्वांटम नंबर में कई किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मान लो सपोज दैट, इसलिए मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी कराऊंगी। अब n इक्वल टू 2 दिया उसने, ठीक है। अब n इक्वल टू 2 के लिए उसने l की पॉसिबल वैल्यू पूछी। ए ऑप्शन उसने दे दिया 0 1, बी ऑप्शन उसने दे दिया 0 1 2 3, सी ऑप्शन उसने दे दिया 0 2, और डी ऑप्शन उसने दे दिया। रॉन्ग स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से कहीं पे कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसने दे दिया आपको एफ में, ठीक है, उसने आपको दिया 0 3, तो बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए बी सी डी में से? A. ए आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। प्लीज बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें, थम्स अप करें, या चैट बॉक्स में यस लिखें, नो लिखें, ठीक है। सबके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सबको समझ भी आना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है ना। तो मतलब ये हमें क्वांटम नंबर में एवरी पॉइंट बहुत केयरफुली पढ़ना है और हमारे दिमाग में वो रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, अगर हम अब n की वैल्यू कितनी 4 ले लें, या n इक्वल टू हम 5 रख लें, तो आप लोग मुझे बताओ बोल के कि n इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l, जल्दी से बताइए कोई। 0 1 2 3। 0 1 2 3, वेरी गुड, ठीक है। तो आपकी नंबर ऑफ सबसेल्स क्या क्या हो जाएंगी फिर बताओ, बोलो बेटा। मैम 4S 4P 4D हाँ बिल्कुल सही, 4s, देखो याद रखने की एक सिंपल ट्रिक भी है, साफ दिख रहा है यहाँ 4 है ना, तो सबके लिए 4 लग जाएगा, बस इन वैल्यू के लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू s के लिए है, ये p के लिए है, और ये d के लिए और ये f के लिए, बस ये चेंज करना है। तो 4s 4p और 4d और बच्चा पार्टी 4f, दैट्स ऑल। अब सेम ईयर इसके लिए करेंगे, तो बताओ इसके लिए क्या वैल्यू हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 एंड 5। 5 हमारा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी जेई में क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमा फिरा के, क्योंकि इसका 5 जो है हमारा वो जी में जाता है, जैसे हमारा एस पी डी एफ है, ठीक है, ये यहाँ तक डेवलप हुआ है तो जी के अंदर चला जाएगा, जी के बाद फिर एफ भी आता है, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी नहीं है, और ना ही कोई ऐसा एलिमेंट अभी तक बना है, ठीक है, कि जहां पे हमें इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़े कि वो जी तक जाए, कोई नहीं बना। तो ये जस्ट लाइक तो अगर आप इसके लिए लिखोगे तो लिखोगे 4s 4p एंड देन 4d एंड 4f, ठीक है। तो 5 अगर आप लिखोगे तो फिर ये जी में जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो 102% आता है वो सिर्फ यहीं तक आता है, मैम ठीक यहाँ है। पे 5S होगा ना? क्या बच्चा, मैम 5S 4P होगा ना? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे, क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा बोलो।
बोल दो बेटा, चैट सेक्शन में लिख दो। मैम यहाँ पे 4s होगा ना, 5s होगा ना कहाँ पे? मैम? हाँ एंड हाँ 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 हाँ, बिल्कुल श्योर, यस। ये मैंने इधर वाला 4 देखा ना, तो उसके चक्कर में लिख दिया। हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि आपने गलती पकड़ ली, तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी बच्चों को क्यों नहीं आया भाई समझ में? ही आ गया सबको? देखो, क्योंकि 5 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ क्या होगा? 5s, ठीक है। फिर ये वैल्यू किसकी हो गई? p की, तो यहाँ हो जाएगा 5p। ये वैल्यू किसकी हो गई? 5d। ये वैल्यू किसकी हो गई? 5f। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, सब सेल्स के लिए। और जो फॉर्मूला हम पीछे लगा रहे थे, ये वाला, अगर आप इस फॉर्मूले में ये रख के देखोगे वैल्यूज को, तो तब भी तुम्हें यही सेम रेशो मिलेगा। ठीक है। अब इसमें एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से, वो क्वेश्चन पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम का, कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो बोर की थ्योरी में आपने एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन बताएगा क्या फॉर्मूला था? मैम L √L+1 h/2 पाई। हाँ 2 पाई। तो ये जो h/2 पाई है, इसको हम कहाँ पढ़ के आए हैं? बोर में ही पढ़ के आए हैं ना। एंगुलर मोमेंटम हमने कहाँ पढ़ा था? बोर की थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है। तो ये इसीलिए ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बोर की थ्योरी के बाद ही पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको निकालना है ऑर्बिटल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लगाते हो L इक्वल टू, ठीक है, L+1 h/2 पाई। इसको ना, इस पूरे को हम h कटैच भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कटैच। और आप इस पूरे को ना लिख के h कटैच भी लिख के छोड़ सकते हैं, तो कोई गलत नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेई में भी और नीट में भी। मैं जेई का भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगी आपको, नीट का भी। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? तो अभी देखो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ना, कि अगर हम एल ले रहे हैं तो एल की वैल्यू किस किस के लिए क्या होंगी, ये चीज मैंने कराई थी, एस, पी, डी और एफ। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0, 1, 2 एंड 3। तो ये वाली सारी वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में बिल्कुल सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बिल्कुल टोटल डायरेक्टली पूछेगा कि व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी। ठीक है। तो आपको क्या करना है? मान लो मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, किसके लिए? एस के लिए। और हम जानते हैं एस की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला वही। इस एल की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। और इस एल की जगह पे भी क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? 0 और +1। ठीक है, h/2 पाई। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, समझ में आया सबको ये? रेज योर हैंड, थम्स अप, कुछ तो करो। ये बात तो आपको बिना कहे कर देनी चाहिए भाई, मैम के कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, तुम लोगों को पता है इतने कम बच्चे क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन में? बच्चों को मजा नहीं आता क्या ऑनलाइन पढ़ने में? टोटल 17 बच्चे सिर्फ हमारी क्लास में है, 100 और 150 बच्चे से ऊपर। इससे ये जाहिर होता है कि सिर्फ ये 18 बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी बच्चों को पढ़ने की कोई चिंता। मैम हमारी क्लास में लिंक, क्या कह रहे हो? लिंक नहीं आया? एक मिनट प्राची, मैम हमारी क्लास में लिंक नहीं आता है। हाउ कैन दी पॉसिबल भाई? प्राची तुम कौन से बैच में हो बेटा? मैम DP1C। जेईसी में हो? यस मैम। तो बेटा तुम लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट क्यों नहीं करते हो कि आपकी क्लास में लिंक नहीं आ रहा है? और फिर आज लिंक कैसे मिला आपको? मैम वो दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स ने भेजा था। और नीट के दोनों बैचेस में लिंक आ रहा है? यस मैम। यस मैम। जेई के कितने सेक्शन है? मैम 3। 3 सेक्शन है। तो तुम्हारे सेक्शन में नहीं आ रहा, बाकी 2 सेक्शन में आ रहा है लिंक।
बेटा बाकी 2 सेक्शन में आ रहा है लिंक? प्लीज मुझे बताओ, तभी मैं आपकी मैम ई में आ गया था। और अभी भी कोई सेक्शन ऐसा बचा है जिसके अंदर लिंक नहीं गया? आप एक काम करो, आप लोगों को मेरा नंबर पता है? सबको पता है ना? बोलो भाई। यस, ठीक है। अच्छा, DP1C, कोई नहीं, कल क्लास का सारा लिंक ना मैं शेयर करूंगी आपको। कल से किसी की क्लास नहीं छूटेगी, जेई के सारे सेक्शंस में और नीट के में भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट, किसी की क्लास मिस नहीं होगी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब आपको निकालना है, अब आप मुझे निकाल के बताओ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, पी के लिए निकालो क्या होगा, कितनी वैल्यू आएगी पी के लिए। तो मैं चैट सेक्शन भी चेक कर रही हूँ, मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि किसकी कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी बताओ, बोल के बता सकते हो। देखो 1 रखेंगे यहाँ, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 1+1, और ये हो जाएगा h/2 पाई। तो कितना हो जाएगा पी के लिए, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो भाई, कोई तो बोलो, चैट सेक्शन में भी नहीं रिप्लाई कर रहे हो। एकलव्य, लक्ष्य, प्राची, मानवी, गीतांशी, चंदन, योगेश, एनी अदर, प्लीज टेल मी। हाँ, देखो कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया है, गुड, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, √2h/2 पाई। बस यही हमारा आंसर है, इतना सही पूछेगा तुमसे। अब वो तुम्हें दे देगा ये ऑप्शन, मान लो एक ऑप्शन ये दे दिया, एक बी दे दिया, एक सी दे दिया। अब पूछेगा आपसे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए पी के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबका निकाल लेंगे। अब मान लो हमें अगला निकालना है, नेक्स्ट निकाल दो, ठीक है। अब निकालो 2 के लिए, तो √2, और यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 की वैल्यू किसके लिए है, एक बार मुंह से बोल के बताओ जरा, 2 की वैल्यू किसके लिए है, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, किसके लिए? डी। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2+1 बच्चा h/2 पाई, ठीक है। तो आप, अब आप इसे जब सॉल्व करोगे 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, ये 3 है और ये 2 है, इसको इनटू करोगे तो कितना हो जाएगा 6, तो √6h/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये बच्चे मुझे चैट पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं, मैम प्लीज एडमिन मी, मैम स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा इस टेस्ट में? अरे भाई ये आएगा आएगा, आदित्य आप तो क्लास में भी हो ना। देखो भाई, टेस्ट की पिक्चर एक बार आप सुन लीजिए। निखिल, दिस इज हैपनिंग बिकॉज देयर इज नो शुभांगिनी मैम इन देयर ग्रुप, दैट्स व्हाई कांट सेंड द लिंक। ओके निखिल, मैं ना आपकी क्वेरी नोट कर ले रही हूँ, कल से किसी को लिंक का प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं खुद लिंक आपको शेयर करूंगी क्लासेस के लिए। और टेस्ट में बच्चा दोनों चीजें आएंगी, डोंट वरी, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आ रहा है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी आ रहा है, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बन चुका है और मैं पेपर रिव्यू भी कर चुकी हूँ। तो आपको ना टेस्ट से रिगार्डिंग जो भी कोई क्वेरी है, प्लीज कांटेक्ट मी डायरेक्टली, मुझे कांटेक्ट करें आप। टेस्ट से पहले सबके डाउट सारे खत्म करा दूंगी, चिंता मत करो जी। और टेस्ट में कुछ क्वेश्चन अगर डिफरेंट टाइप के होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे हम। अब तुम्हारे लिए HW है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एम का, एफ का निकालना है आपको, निकाल लोगे? जल्दी बता दो मुझे कितना आएगा, प्लीज टेल मी। रूट में क्या आएगा, 12 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 14 आएगा? मैम √CH/2 पाई। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 12h/2 पाई, ठीक है।
तो ये देखो तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन है जिनसे बनते हैं, ठीक है ना बच्चा पार्टी। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वांटम नंबर एजीमुथल, ठीक है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर में कुछ और भी स्पेसिफिक चीजें हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अगर हम शेप की बात करें, पहले ये बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। गुड, क्योंकि कल मैं वो आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगी जो जेई वाले बच्चों के रह गए हैं, आज ये सारा खत्म कर दूंगी मैं। वेरी गुड, ठीक है। शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जैसे कि हम एस पढ़ते हैं, तो वी नो डेट एस की शेप कैसी होती है? स्फेयर होती है या नहीं? अगर हम बात करें बच्चा पार्टी पी की, तो पी की शेप कैसी होती है? इसको स्पेरिकल बोलते हैं, स्फेरिकल, ठीक है। पी की शेप कैसी होती है? अनडम्बल शेप। ये होती है डम्बल। और डम्बल कैसे बनाते हैं? कुछ इस तरीके से डम्बल बनाते हैं, ऐसे हम करते हैं ना एक्सरसाइज, डोले शोले बनाते हैं, तो कुछ ऐसा ही डम्बल होता है, ठीक है। डी की शेप होती है बेटा डबल डम्बल, डबल डम्बल, ठीक है, लाइक डेट, कुछ इस तरीके से। अब इसकी जितनी भी एक्सिस होती है ना, ये किस एक्सिस पे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। देखो वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं अगला चैप्टर आपको कराऊं, ठीक है। इसकी शेप होती है कॉम्प्लेक्स, तो इसको तो आप विदाउट 3D समझ ही नहीं सकते। मैं ये चाहती थी कि आपका मैं अगला चैप्टर कराऊं केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन वीएमसी के चक्कर में मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वीएमसी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करा रहा है और उसी का टेस्ट दे रहा है, तो हम पहले पीरियोडिक पढ़ेंगे फिर केमिकल पढ़ेंगे, ठीक है क्या? ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो आप देखो ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एस पी डी और एफ है, ठीक है। उसके बाद आपका एस की शेप होती है स्फेरिकल, ये होती है डम्बल, डबल डम्बल और कॉम्प्लेक्स। और ये जो बनते हैं कैसे, फिर ये बच्चा ये ना हमारा सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बोलते हैं हम वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो सारा काला चिट्ठा एसपीडीएफ का आप खोलोगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। वहां धुआंधार तरीके से इसको पढ़ोगे, कैसे ये बन जाते हैं, कैसे ओवरलैप करते हैं, कैसे इनकी शेप आती है, क्यों आती है, इस तरीके से। गॉट इट? ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो, अब आपका जो एंगुलर मोमेंटम है ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, अभी हम एजीमुथल क्वांटम नंबर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें 2-3 चीजें हमें और सीखनी है। अब देखो अगली स्लाइड से मैं बताती हूँ आपको कुछ किस तरीके से होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्टार मार्क करती हूँ। मैम हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ कह रहा है? मैम वो कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको इन कर लो। बेटा वो ऑटोमेटिकली इन है, मतलब मैंने ऑटोमेटिकली ये ऑन कर रखा है सिस्टम। ये ग्रीन कलर का साइन आपको दिख रहा होगा, येलो कलर का, ये इसके लिए है कि बच्चे अपने आप ऑटो एडमिन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे इसमें। बोलो कौन ज्वाइन कर रहा है, एक बार बोल दो कि ज्वाइन कर लें। ऑटो एडमिन मैंने एक्टिव कर रखा है। अवंती के आईडी में एक फायदा है कि ऑटो एडमिन ऐड रहता है, टीचर पढ़ाता रहेगा, बच्चा ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। आप लोग भी तो अपने आप ही ऐड हुआ, मैंने थोड़ा ना किया आपको। ये ऑटो एडमिन का सिंबल मैंने ऑन कर रखा है। यस मैम, थोड़ी टाइम लगती है ज्वाइन होते हैं। क्योंकि टीचर पढ़ाता रहता है ना, तो उसको पता नहीं चलता है, तो फिर इसलिए हम ऑटो एडमिन ऑन रखते हैं। अवंती की आईडी में सारी फैसिलिटीज हैं। अब देखो बच्चा, ये ना 5 लाख का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि अगर n की वैल्यू बढ़ती है तो साइज भी हमेशा बढ़ेगा, और अगर n की वैल्यू डिक्रीज होगी तो साइज भी हमेशा डिक्रीज होगा। तो भाई कॉमन सी बात है, सोचने वाली। देखो जैसे S की सबसेल्स होती हैं 1, ठीक है, और P की कितनी सबसेल्स होती हैं 3, ठीक है ना, और F की कितनी सबसेल्स होती हैं 5 होती हैं। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सबसेल्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली बात है जब n की वैल्यू बढ़ेगी
यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, ऑर्बिट और सेल्स को बताता है। तो वैसे वैसे साइज भी तो इंक्रीज होगा, है ना भाई, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज विल बी इंक्रीज। तो ये लेकिन कभी कभी ना ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो साइज भी क्यों बढ़ रहा है। अब इसका रीजन क्या है, सील्डिंग इफेक्ट होता है, और न्यूक्लियस से जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, उतना डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। अब इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्यों मेंटेन हो रहा है, वो सब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में रीजन पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें क्लियरली समझ आ रहा है बिल्कुल कि एन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो साइज ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगा, क्योंकि क्वांटम नंबर में सबका जो बाप है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, समझ में आया। एजीमुथल का, स्पिन का, और आपका तीसरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन सबके जो पापा जी हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ऑब्वियसली बात है पापा जी की ताकत सबसे ज्यादा होगी, बाकियों की कम होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? बोलो, क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब देखो, जैसे कि एस की तो 1 सबसेल होती है और पी की 3 सबसेल होती है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। फिर डी की भी होती है कितनी, 5। तो पहली होगी डी के लिए डी एक्स वाई, ठीक है, दूसरी होगी डी एक्स जेड, तीसरी होगी डी वाई जेड। केमिकल बॉन्डिंग में इसका डायग्राम एक्सप्लेनेशन आप पूरा पढ़ोगे कि क्यों और कैसे होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे होगी डी जेड स्क्वायर। तो हमें ना बेसिकली ये सबसेल्स क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करने के लिए याद होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चा किसी को? प्लीज टेल मी। नो मैम। नो मैम। क्योंकि ये टॉपिक हो जाएगा ना तो फिर मैं आगे का टॉपिक कराऊंगी, और जिसको कोई दिक्कत है तो वो प्लीज चैट सेक्शन में भी लिख सकता है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो, तो ये तो हमने सबसेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब देखो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में किस तरीके से वर्कआउट करती हैं उसको पढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ टॉपिक। अभी तुम क्वेश्चन करोगे ना इसके, तो तुम्हें क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। दोनों तरीके के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी, जेई के भी और नीट के भी, और एडवांस का भी करा दूंगी एक आध क्वेश्चन, ताकि जेई वाले बच्चों का भी भला हो जाए। क्वांटम नंबर, जैसे कि सागर कुछ बोल रहा है, मैम एफ का क्या बोल रहे हो सागर? एफ के लिए ये तो 7 होंगे। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल राइट सागर, ठीक है, एफ के लिए 7 होंगे। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन पी सबसेल्स, ठीक है। वो तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला निकालना बताया ना, ऑर्बिटल के लिए कैसे, आदित्य अभी बताऊंगी आगे, और आपको पूरा बताऊंगी कि ऑर्बिटल टोटल कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगाओगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगाओगे, सब कुछ पढ़ाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बस अभी आप मेरे साथ साथ चलते रहो। 3, जैसे कि चंदन ने रिप्लाई किया। अभी देखो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्टेप वाइज सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी। कुछ और आप लोग सॉल्व भी करोगे मेरे साथ बैठ के। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बच्चा लिंडे साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, ठीक है, लिंडे, कुछ अजीब सा नाम है, और ये बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के अंदर आप ओरिएंटेशन पढ़ते हो ऑर्बिटल्स का, जो सागर तुमने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा था। किसने पूछा था? आदित्य ने, ठीक है। तो यहां पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स कहाँ बिलोंग करते हैं? देखो ऑर्बिटल्स बिलोंग करता है सबसेल से। अगर हमारा सबसेल्स ना हो, ठीक है, तो हमारा ऑर्बिटल नहीं होगा। तो इसका ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन सबसेल से होता है। और 3D इमेज अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के अंदर ही होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर होती कैसे है ये समझते हैं कि किस तरीके से हम रखते हैं। देखो आपकी जो वैल्यू होंगी
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो जैसे n की वैल्यू हमने पढ़ी और फिर हमने l की वैल्यू पढ़ी, तो l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है। ऐसे ही बच्चा पार्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो m की वैल्यू है वो l पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपको l नहीं पता तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखो कैसे, हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। जो m की वैल्यू होंगी वो m की वैल्यू हमारी जाती है -1 टू +1 तक। ठीक है, तो अब टोटल ऑर्बिटल कि टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। एक, अगर आपको टोटल वैल्यू बतानी है, टोटल वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि एक एल की वैल्यू ये है, ठीक है, और एक एल की वैल्यू ये है, बट फर्क इतना, ये एल की वैल्यू माइनस में है और ये एल की वैल्यू प्लस में है बच्चा पार्टी। तो दोनों को अगर जोड़ दोगे तो एक फॉर्मूला बनेगा 2l + 1। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। अब ये फॉर्मूला हमें बहुत सारी चीजों को बताएगा। टोटल वैल्यू आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो, अगर आपको, अब मैंने अभी बताया जस्ट आपको कि m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है और m की वैल्यू l पे डिपेंड कर रही है, तो वी कैन सी कि अगर बेटा आपने लिया l = 0, तो m की वैल्यू l पे डिपेंड कर रही है और l की वैल्यू 0 किसके लिए थी, s के लिए थी। तो बच्चा पार्टी फिर m के लिए s की वैल्यू क्या होगी बताओ, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है मुझे बताएं क्या होगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो कैसे पूछता है, मान लो उसने तुम्हें दिया n = 1, ठीक है, क्वेश्चन में दिया उसने, और तुमसे उसने पूछा कि यहाँ पे l की वैल्यू मुझे बताओ n = 1 के लिए। अब n = 1 क्या है, सबसेल्स है भाई, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के लिए मुझे l और m की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर n = 1 लेते हैं तो 1s के लिए है, तो s की वैल्यू l के लिए 0 होगी और m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। किसी को दिक्कत यहां तक, क्लियर है सबको, प्लीज टेल मी। यस मैम। वेरी गुड। अब आप ये फॉर्मूले में भी रख के देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। अब मान लो l की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है, तो भाई देखो 0 तो सब में प्लस होके चलेगा, 0 तो इसका, ठीक है, करता धरता है, तो वो तो साथ में ही चलेगा। अब l = 1 किसके लिए वैल्यू होती है, p के लिए होती है। तो बच्चा पार्टी फिर इसकी 3 पॉसिबल वैल्यू होंगी, यहाँ रख के भी देखोगे तब भी आपको 3 ही मिलेगा। 2 + 1 और +1 कर दो, तो इस तरीके से टोटल वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो l = 1 रखा, तो देखो एक वैल्यू तो जाएगी बच्चा 0 और एक वैल्यू जाएगी +1 में और दूसरी वैल्यू किस में जाएगी, -1 में। तो टोटल वैल्यू l = 1 के लिए कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ऑलवेज 0 तो काउंट होगा ही होगा। तो देखो ये पता चल गया पॉसिबल वैल्यू। अब तुमसे कोई पूछे कि m की s के लिए पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 1, अगर l = 1 है तो m की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3, 1, 2 और 3। अब इसको हम किस में लगाना चाहते हैं, इसको हम सबसेल्स में, ठीक है, ऑर्बिटल्स में फिल करना चाहते हैं। मान लो 3 है px की, px, py और pz। तो देखो ये क्या हो जाएगी बच्चा, 0 तो यहाँ आ जाएगा और +1 यहाँ आएगा। ठीक है, चलो पहले पूरी वैल्यू बता देती फिर इसको एक साथ बताऊंगी तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर है सबको। अब अगर Yes, 2 लिया तो पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी बताओ जरा, अब आप लोग बताओगे। l = 2 के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, 5 होंगी। तो 0 इधर क्या जाएगा, +1 +2 और इधर क्या जाएगा, -1 -2। तो देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो बच्चा पार्टी इससे एक चीज और भी तो पता चल रही है तुम्हें, क्लियर पता नहीं चल रही कि अगर एक वैल्यू आ रही है हमारी तो s के लिए आ रही है, और अगर 3 वैल्यू आ रही है, क्योंकि हम यहाँ ओरिएंटेशन ऑर्बिटल का दिखा रहे हैं, लेकिन अगर सबसेल्स के हिसाब से देखोगे आप तो 3 सबसेल बन रही हैं, 1 2 3, और 3 सबसेल्स किसके लिए होती है, p के लिए।
और यहाँ कितनी बन रही है? 5, 1 2 3 4 और 1 5, तो ये किसके लिए होती है? डी के लिए। अब आप ले लो नेक्स्ट वैल्यू, अगर अब आपने लिया L इज इक्वल टू 3, तो कितनी होंगी? टोटल 7 वैल्यू बनेंगी आपकी, +1 +2 और +3, -1, ठीक है, -2 -3, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किसके लिए हो गया? आपका F के लिए हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आपकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आती हैं, और ये पिक्चर हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। गॉट इट? अब देखो, अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम सब सेल्स में कर दें तो कर दो जरा। अगर पी के लिए कर रहे हो आप, तो पी की कितनी सब सेल्स बनेंगी? 3 ही बनेंगी भाई, 1 2 3, ठीक है। तो आप पी के लिए करोगे तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जेड हमेशा बीच में आएगा, पी जेड, ठीक है ना। यहाँ पे तो एक +-1 वैल्यू यहाँ आएगी, +1 यहाँ आएगी और 0। तो अब ये जब क्वेश्चंस करोगे ना तब सीखोगे, ठीक है ना। ऐसे ही डी के लिए आप फिलिंग कर दोगे। डी के लिए अगर करोगे तो कर लो, डी के लिए 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ पे आएगा 0, फिर यहाँ आएगा +1, ठीक है, +2 और ये हो गया आपका +3। अब इधर जाएंगे वापस तो कितना होगा? -1, ठीक है, -2, ठीक है, और -3। ये किसके लिए वैल्यू हो गई? कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई एफ के लिए। सेम एयर ऐसे डी के लिए निकालोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन में कुछ नहीं है, स्पिन से ज्यादा इजी कोई नहीं है। स्पिन की जो डिस्कवरी की थी, प्रपोज जो किया था, ठीक है, वो गोल्ड स्किम ने किया था, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है हमें। स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की स्पिन ये हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है बच्चा, वो सिंपल है, -12 एंड +12, और कई जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा -+12, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें जब कर सकते हैं जब आप सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। तो ये हो गया +12, ठीक है, और एक हो गया -12। अब मान लो तुम्हें जस्ट लाइक अ एग्जांपल कि ये इसका दिया मतलब क्या होता है है बेटा, मैम +12 और -12 मतलब क्या होगा? ये स्पिन है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। कि जैसे देखो, जब कोई भी सबसेल्स होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कभी सेम पोल में नहीं होते, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, और दो अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। जैसे कि एक होता है ना, एक प्लस फेस होता है, एक माइनस फेस होता है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एक फेस में नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर एक फेस में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां पे स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो फिर एस्केप करेगा, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत हाई चाहिए। तो अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी पढ़ोगे इसका। तो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं तो अपोजिट फेस में करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक ऐसे और एक ऐसे। इसके लिए अभी आप एक रूल पढ़ोगे, हुन्स रूल। हुन्स रूल ये बताता है आपको कि सबसेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा, दो अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसेल्स में फिल किए जाते हैं। सेम स्पिन में कभी भी वो लाई नहीं करते, ठीक है। अब तुम्हारा फिर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 2p2, ठीक है। अब 2p2 किस में आता है भाई? अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 एंड 2p2, तो ये 2p2 यहाँ आएगा। अब 2p2 के ये देखो, तो दो ही इलेक्ट्रॉन है इसमें p के अंदर, px, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब इन दोनों में से दूसरे इलेक्ट्रॉन का वो s का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो बच्चा पार्टी, s का वैल्यू अगर उसने पूछा तो इसका तो हो गया +12, इसका हो गया -12। तो बच्चा पार्टी अगर इस इलेक्ट्रॉन की वो बात कर रहा है तो यहाँ पे जो s की वैल्यू होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वो -12 होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। समझ गए आप लोग? समझ गए बच्चा? ठीक है। तो ये था चारों क्वांटम नंबर। अब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुन्स भी करा दूं, ताकि मिक्स फिर मैं दोनों के मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगी। और ये दोनों ही टॉपिक, ये समझ लो तुम्हारे 1 करोड़ के टॉपिक हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो और इन टॉपिक से क्वेश्चन ना आए,
ठीक है, बोलो बोलो भाई। सारे बच्चे रिप्लाई करो, तभी आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं फिर अगला टॉपिक नहीं पढ़ाने वाली हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। हाँ, अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो भाई देखो, आप लोगों को मैंने जब स्टार्टिंग में क्लास शुरू की थी तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की कुछ पिक्चर दिखाई थी, ठीक है। तो देखो जैसे कि वो एस, पी और डी, एफ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक साइंटिस्ट थे आप वाउ, ठीक है, जिनका नाम है आप वाउ, ठीक है। इन्होंने कुछ, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल पे, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। रूल ऑफ फिलिंग, कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप किस तरीके से किसी भी सबसेल्स के अंदर करोगे, तो वो किसने बताया था? आप वाउ ने बताया था। तो इनकी कुछ सीरीज जो थी वो इस तरीके की थी कुछ, ठीक है। मैं नई स्लाइड ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ आएगा नहीं। जैसे कि 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, 8s तक भी हैं ये, ठीक है, लेकिन आप 7s तक याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो, आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अगर याद हो तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो ये 1s सिर्फ यहीं तक काम करता है। हीलियम के बाद लिथियम आता है और लिथियम के बाद आता है 2s, और इस 2s के बाद अगर हम लिखें यहां से है ली, बी, बैक, नॉफ, नी, तो यहां से बच्चा पार्टी पी ब्लॉक एंट्री करता है। तो इसीलिए पी ब्लॉक की फिलिंग जो हम करते हैं हमेशा 2p, 3p, 4p, 2 से लेते हैं, 4p, 5p एंड 6p एंड बच्चा पार्टी, ठीक है, कितना हो गया? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड देन आपका 7p, ठीक है। तो समझ में आया इसको किस तरीके से करते हैं हम? ठीक है बच्चा पार्टी। अब आप डी ब्लॉक की करते हो तो डी ब्लॉक जो हमारा स्टार्ट होता है वो 3rd डी से होता है, ठीक है ना। तो आप डी ब्लॉक को यहां से रखोगे 3d, 4d, 5d एंड 6d। एफ ब्लॉक लेंथेनाइड और ऑक्टेनाइड से स्टार्ट होता है, यानी कि 4d सीरीज से। डी ब्लॉक 3d से आता है, फिर 4d सीरीज आती है डी ब्लॉक में, फिर 5d सीरीज आती है, फिर 6d सीरीज आती है। तो हमारा जो एफ ब्लॉक लाई करता है वो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड यानी कि 4d और 5f से करता है। तो फिर आप यहां से रखोगे 4f को, ठीक है, और यहां से रखोगे 5f को, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया था। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको, लेकिन बनाना आपको आना चाहिए। ये याद है नहीं याद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको सिंपल वे में भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं आपस में। ये यहां से जाएगा, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे, ठीक है, यहां से इस तरीके से, ठीक है ना, ये यहां आएगा, तो यहाँ पे एक डॉट आना चाहिए, फिर ये यहां से जाएगा, ठीक है, 2s से निकलेगा यहाँ से, फिर ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे जुड़ेगा? फिर ये इसके साथ, तो देखो पहले 1s में जाओगे, फिर 2s में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर ये कहाँ जाएगा तुम्हारा? ये कुछ यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। फिर ये वाला तुम्हारा जो होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ आएगा, ठीक है, फिर ये इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर ये 4f वाला आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से ये सीरीज बनती चली जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ बच्चों को, जिससे कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आप सिंपल लिख लो एक ट्रिक, स्कूल स्कूल, 2 बार लिख लो स्कूल स्कूल, फिर लिख लो पब्लिक स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल 2 बार लिख लिया, ठीक है। स्कूल स्कूल लिखा आपने 2 बार, फिर पब्लिक स्कूल 2 बार लिखा, फिर तुमने लिखा दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार, ठीक है। फिर तुमने लिखा फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल,
और फिर तुमने लिख दिया फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। इतनी बात क्लियर है सबको? पहले ये बताओ यहाँ पे, बोलो, क्लियर है ना? सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। इसे बच्चे बनाते हैं ना तो हमेशा गलत कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट्स होता है इसमें। तो आप ये लिख लो, 2 बार स्कूल स्कूल लिखो, फिर पब्लिक स्कूल 2 बार लिखो, दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखो, फिर तुम फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल और फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखो। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब तुम देखो क्या करोगे, जितने भी एस हैं सब में नंबर डाल दो। 1, पहले एस का नंबर फिल कर दो आप, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिल हो गए। जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे फिर 2 का डाल दो। 2 का नंबर डालोगे आप 2 से, क्योंकि 2 से शुरू है। 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ठीक है? फिर f का नंबर डाल दो। अब भाई f का नंबर कहाँ से शुरू है? f को देखो जरा 3 से, तो डाल दो f में। f कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है d, 3d 4d 5d 6d। अब f को डाल दो, ठीक है? f कहाँ से आ रहा है? 4f से, तो 4f एंड 5f। बात क्लियर हो गई? अब सपोज दैट तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है? किसका? मान लो क्लोरीन का करना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है? तो अब जरा कर दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करोगे? देखो यहाँ रख दो, इसी में। मैं दूसरा कलर यूज कर ले रही हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। 1 मिनट। 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका 2 पूरा फिल, पी में 2 पूरा चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 2 चला जाएगा। काउंट कर लो, 6 और 6 कितना हो गया? 18, ठीक है? ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है? हमें एक कम करना है, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे? इसमें लास्ट में 1 आएगा ओनली, ठीक है? तो अभी हो गया ये 1। तो 6 7 8 9 10 11। अरे कहाँ भाई, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? यहाँ तो 6 ही आएगा पूरा, ठीक है? यहाँ हो गया 2 पूरा और यहाँ हो गया 6। तो अब देखो 6 और 6 कितना हो गया? 12, 13 14 15 16 17। तो हमें कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हो गया। तो यहाँ लिख दो 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p5। अब इसको तुम ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से भी चेक कर सकते हो, अगर किसी को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन याद है, जो कि मैंने आपको सिखाई थी। अब देखो हम इसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से अगर चेक करेंगे तो आप यहाँ लिख दो जरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 12th तक काम आएगा। 12th में पूरा डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। जिसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखा उसने समझ लो कुछ नहीं सीखा। ये तुम्हारे जड़ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखो जरा यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से कैसे चेक कर सकते हो। ली बी, ठीक है? बैक नॉफ नी। अगर किसी बच्चे को मेरे वर्ड्स याद हैं क्लास में, तो क्लास में जो पढ़ाया जाता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है? फ्लोरीन आता है यहाँ पे। तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें सिखाया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। आप चेक कैसे कर सकते हो? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, क्योंकि आप वाउ सीरीज कहीं पे एक स्टेप पे जाके फिल ऑफ हो जाती है। तो हमें ये आना चाहिए। तो NS2 NNP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4। क्लोरीन यहाँ आएगा, ठीक है? फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। तो देखो NS2 NP5, यानी कि ये नंबर हमारा मैच होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी P में 5 है और अगर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से चेक कर रहे हैं तब भी 5 है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? प्लीज टेल मी। बोलिए। No. एक ही बच्चे ने आंसर किया, सिर्फ। बाकी सबको समझ आ गया या नहीं आया? सागर, योगेश, चंदन, ठीक है? तो प्लीज आप लोग अपने आप रिप्लाई कर दो। इतना भी सपोर्ट नहीं करोगे मैम को? बिल्कुल ऐसे शांत होके बैठे हो जैसे मैम बंदूक की नोक पे पढ़ा रही है आपको, कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल शांत रहना है ना?
तो अब आपका घर जाके एक टास्क है, ठीक है, जो आपको कंप्लीट करना है कि 1 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके लेके आना है। और कल की क्लास में मैं इसे डिस्कस करूंगी 1 से लेके 30 तक। अभी आपका टास्क यही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। डी ब्लॉक का अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, एक आध क्वेश्चन कराऊंगी क्वांटम में, क्योंकि जब तक 1 से 30 तक नहीं आएंगे डी ब्लॉक में दिक्कत होगी, ठीक है ना। वो आपका तो डी ब्लॉक में एक बार बता देती हूँ, क्योंकि 1 से 30 तक तो भाई डी ब्लॉक भी आ रहा है। तो बच्चा पार्टी एक चीज देखो, जब हम पी ब्लॉक में जाते हैं, ठीक है, ली, बी, बैक, नॉफ, नी में, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आप एक चीज ध्यान रखना, यहां तक हमारा 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठता है। जैसे कि लुक एट दिस, आप देख सकते हो यहाँ पर यार 18 खत्म हो जाता है। जब डी एंट्री करता है तो डी एंट्री करता है 18 के बाद। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी डी ब्लॉक के लिए कुछ इस तरीके से लिखा होता है। अब मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन याद कराई थी, तो मुझे कोई बच्चा डी ब्लॉक की सीरीज बताए 3D पहली, 3D का पहला एलिमेंट क्या होगा 3D1 का, प्लीज टेल मी। डी ब्लॉक का सीरीज मैंने याद कराया था, और जेई को भी पढ़ाया है, ये मैंने नीट को भी पढ़ाया है, क्योंकि जब आनंद सर नहीं थे स्टार्टिंग में जेई और नीट दोनों की क्लास मैंने ली थी, और सबसे पहले मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सिखाया था क्लास में। और काइंड योर इन्फॉर्मेशन मैंने ये भी बोला था कि ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पहली सीढ़ी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपको आना चाहिए। तो डी ब्लॉक के 3D1 सीरीज के कौन से एलिमेंट होंगे, प्लीज टेल मी। कौन सा इतना महान बच्चा है हमारा जिसको याद है? एकलव्य, गीतांशी, हाँ, जैसे कि एकलव्य ने मैसेज में लिखा है, बिल्कुल वेरी गुड एकलव्य, सागर ने भी लिख दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आएगा साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन, फैको, नीक्यू, जान गवाई। तो देखो अब इनका अगर एटॉमिक नंबर हम लिखें तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और बच्चा पार्टी सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछे जाते हैं ना, वो ये 29 पूछा जाता है और ये 24, क्योंकि ये एक्सेप्शंस केस हैं आपके, ठीक है। तो अब तुम्हारी बुक में जो लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है, AR सब जगह लिखा होगा डी ब्लॉक के लिए। तो AR 4s2, ठीक है। अब देखो यहां तक AR क्यों लिखा रहता है, क्योंकि आर्गन है, स्टेबल एलिमेंट है, यहां तक 18 हो जाता है। तो डी ब्लॉक में हम इन 18 को नहीं लिखते, डायरेक्ट 18 लिख देते हैं। 18 के बाद देखो कितना आ गया, 20 और 21, ठीक है। तो 18 के बाद कितना आ गया, 19 और 20, तो एक इसमें बचा डी। तो डी ब्लॉक में 21 नंबर के एलिमेंट के लिए सिर्फ कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अब आप इसको करके देखना एक बार। अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे 24 में, तो उसके लिए मैं बच्चों को एक ट्रिक बताती हूँ, कभी भी गलती नहीं होगा। यहाँ पे 4s में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 है। अगर आप 22 का कर रहे हो तो 22 में क्या होगा, ये होगा 3D2। अगर आप 23 का कर रहे हो तो 4s हमेशा फिल रहेगा। कई बुक में ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, 4s इधर होगा 2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये तो अब देखो AR तक तो हमारा 18 हो गया, 18, 19, 20, 21। अब 22 का अगर निकाल रहे हो तो 22 का भी सेम हो जाएगा, 18, 19, 20, 21, 22। अब आप 23 का निकाल लो, 23 में क्या आ रहा है, वेनिडियम, तो 3D3 एंड 4s2, तो कितना आ गया 4s2, 23 का 18, 19, 20, 21, 22, 23 आ गया। अब डी में कंफ्यूजन आता है, तो डी का जरा ध्यान रखना है हमें। अब आपको गलती नहीं होगी कभी, मैं एक बच्चों को ट्रिक सिखा देती हूँ। आप सबसे पहले ना एस को फिल कर दो, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3D एंड 4s। हमेशा क्रोमियम और कॉपर में एस में 1 होगा। इसका रीजन क्या है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे, एनर्जी लेवल का कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ 1 रख दो, बाकी जितने बच गए वो डी में रख दो, कभी भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत ही नहीं होगा। तो देखो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 बच गए, तो सीधे यहाँ आ जाएगा 5। अब सेम इसका कर दो, ठीक है, 29 का 3D रख दो और यहाँ पे रख दो 4s। 4s में हमेशा इन दोनों में देखो 4s हमेशा क्रोमियम और कॉपर का
अनफिल्ड होगा, यानी कि इनका कपल नहीं बनेगा। बाकी सब में देखो 4s का कपल बन रहा है। अब बाकी बचे कितने, देखो 18 तो हो गए, 19 ये हो गया, 19 के बाद इसका 29 है, तो कितना बचा, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि 9 और 1 10। तो ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? एनी क्वेरी? समझ नहीं आ रहा क्या बच्चा? शांत क्यों हो गए तुम लोग? नो मैम। वेरी गुड, सागर ने आंसर कर दिया। बाकी बच्चे? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे। हाँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर। तो बेटा बोल दिया करो ना अपने आप, मैडम के गले में वैसे ही दिक्कत है और तुम लोग बार बार बुलवा बुलवा के और चिल्लाते हो। अपने आप बता दो अगर कोई चीज समझ नहीं आया तो, कि मैम एक्सप्लेन कर दो। और ये टॉपिक एक बार में आता भी नहीं है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, कल इसको एक बार घर पे जाके पढ़ के आना और फिर कल की क्लास में मैं इसको दोबारा कराऊंगी, उससे रिलेटेड कल क्वेश्चन कराऊंगी। तो जब तुम क्वेश्चन करोगे ना बैठ के, तो तुम और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। देखो मैं तुम्हें पूरा करके दिखाती हूँ। जैसे कि मुझे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो अब देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का करें तो यहीं से करेंगे। इस सीरीज को याद रखो, स्कूल स्कूल, ये ट्रिक याद हो गई ना सबको? एक बार रेज योर हैंड कर दो सब जल्दी से, कि हाँ ये ट्रिक याद हो गई सबको। अब देखो मुझे तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा मैम। है बेटा, मैम कि एस की पावर 2 कैसे हो गई मैम, टी की पावर 6 कैसे हो गई मैम? हाँ अच्छा, ये तो तुमने पूछा क्यों नहीं बेटा। देखो एस के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जिस बच्चे को याद है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी। मैं नया पेज ले लेती हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप अगर पढ़ोगे तो एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते कभी भी, ठीक है। और पी के अंदर 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते कभी भी, और डी के अंदर कभी भी 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और एफ के अंदर बेटा कभी भी 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि देखो एस की 2 ही सीरीज हैं, ठीक है। तो चलो मैं 1 मिनट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मैं गूगल से खोल के तुम्हें दिखाती हूँ। एक बार मैं ये वाली स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, गूगल से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खोल रही हूँ, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन फिर ये सेव करना पड़ेगा। अभी चलो ऐसे ही समझाने की कोशिश करती हूँ, कल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का डायग्राम यहाँ पहले से पेस्ट कर दूंगी। तो पहले बताओ ये बात समझ में आई? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? वो बच्चा अपना नाम बताए प्लीज। यस मैम, चंदन। हाँ चंदन, चंदन तुमने पूछा था ना। चंदन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ये बात मैंने कई बार क्लास में बताई है चंदन। एस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, पी में 6 से, और डी में 10 से ज्यादा, और एफ में 14 से ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एस की सिर्फ कितनी सीरीज है? 2 ही है। एक है आपका क्या कहते हैं NS2, और दूसरा NS1 और NS2, ठीक है। तो मैं कल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से एक बार और समझा दूंगी इसको, चंदन बुक में खोल के देखना। और पी में 6 ग्रुप हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, और डी ब्लॉक में 10 हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, और एफ ब्लॉक को काउंट करोगे तो कम से कम तुम्हें 14 दिखाई देंगे, इसलिए हमने ऐसा किया चंदन, ठीक है। घर पे जाके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखना, वहां पता चल जाएगा। अब तुम देखो जितनी भी एस मैंने यहाँ रखी हैं, सब में 2-2 से ज्यादा नहीं रखे, और पी में 6 से ज्यादा नहीं रखे। अब जरूरी नहीं है कि पी में हमारा 6 ही हो, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अगर मैंने लिया बोरोन, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर तो 5 ही है भाई, तो तब तो इसका पी फुलफिल होगा ही नहीं। तो देखो किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस में, फिर दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें। अब पी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2p में ओनली 1 बचा। तो ये कितना यहाँ पे हम भरेंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो हमारा एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जैसे आप स्कैंडियम का कर रहे हो, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 22, 21। तो जरा देखो 21 का आप कैसे करोगे? 2 पूरा आ जाएगा 5, और यहाँ पूरा हो गया 6, तो ये हो गया हमारा 18। अब यहाँ पे भी हो गया 2, 18 के बाद कितना हो गया? 19 और 20, और डी में कितना हो गया? 1। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 21। अब इस पूरे को लिखने की वजह हम सिर्फ लास्ट के 2 लिख देते हैं, यानी कि 4s2 लिख देंगे और 3d1 लिख देंगे। और जरा देखो परवीन मैम ने 21 का जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है,
वहां आपका बन ही लिया है। आई बात समझ में? बच्चा पार्टी क्लियर है? एक बार मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहूंगी कि यस मैम क्लियर है। थम से नहीं, मुंह से सुनना चाहूंगी सबके। मानवी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सागर, हाँ ठीक है। तो देखो बच्चा पार्टी, तो आज ये आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आपका काम है कल का टास्क। अभी इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं कराए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूछेगा, फिर वो तुम्हें कॉपर का दे देगा। मान लो कॉपर में 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया उसने, 2 इलेक्ट्रॉन गायब ही कर दिए कॉपर के, और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया। तो ये सब चीजें मैं कल सिखाऊंगी आपको। फिलहाल आपका टास्क है, चाहे गलत करो चाहे सही करो, आप लोग 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और उसका पीडीएफ बना के मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, ताकि मैं देख सकूं कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कौन सा एरर है। फिर मैं कल इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगी और डिस्कस करूंगी, ठीक है। 12:15 तक हमारी क्लास है, तो अभी मैं एक आध क्वेश्चन तुम्हें करा रही हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो क्वांटम नंबर से। तब तक फिर मैं इस पे कल इसके क्वेश्चंस कराऊंगी और डिस्कस करूंगी। क्लियर है क्या? बोलो यस मैम जल्दी। Yes, ma'am. तो आपका होमवर्क है सबका 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। Okay, ma'am. और कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, जिसे नहीं आएगा वो धड़ल्ले से कल की क्लास में मुझसे पूछेगा आके, और जिसे आ जाएगा वेल एंड गुड, लेकिन कोई चीटिंग नहीं करेगा, मुझसे आके पूछोगे। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है 2013 में, और 1987 में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करा रही हूँ, नीट वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, और जेई वाले बच्चों को तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन, ठीक है, और इसमें दिया है n इक्वल टू 3 के लिए और b l इक्वल टू 3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे n के लिए, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो, जब भी कभी वो टोटल ऑर्बिटल पूछता है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, कि हमारे 2 फॉर्मूले लगते हैं सिर्फ। अगर वो बात कर रहा है सिर्फ n की, और उसने यहाँ पे पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टोटल, तो उसके लिए हमेशा फॉर्मूला लगता है एन स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चा पार्टी n इक्वल टू 3 के लिए वो क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, और टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं एन स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी अगर हम इसको सॉल्व करें, इसके आंसर को, तो आप वी कैन सी देख सकते हो कि टोटल ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, एन का स्क्वायर कर दो, कितना दिया एन की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 9। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? बोलिए। Yes, Yes, ma'am. अब ये देखो n के लिए बात हो रही है, अब n के लिए एक और फॉर्मूला है। अगर n के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, कभी भी वो पूछे आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पूछे, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा, तब आप कौन सा फॉर्मूला एल के लिए लगाओगे? तो एल के लिए देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे अगर एल के लिए, दोनों चीजों में डिफरेंस है बच्चा। यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है वो एन के लिए, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है एल के लिए, ये ध्यान रखना। तब आप फॉर्मूला लगाओगे 2l+1, ठीक है। और अगर वो पूछे आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तब आप फॉर्मूला लगाओगे एल के लिए 2l+1। गॉट इट? अब देखो एल की वैल्यू 3 दी है, और क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो लगा दो 2l+1। बताओ क्या हो जाएगा? मैं दूसरा कलर से लिख देती हूँ इसका आंसर, लगा दो जरा 2l+1 में, तो 2 × 3+1, तो कितना हो जाएगा 7। 7 हो गया ना? आया समझ में?
तो ये सबसे Yes, अच्छे फॉर्मूले हैं, बहुत ही बढ़िया, जिनसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है क्या? और ये शायद नीट वाले बच्चों को तो मैं पढ़ा चुकी हूँ क्लास में। एकलव्य, गीतांशी, पढ़ा दिया है ना ये सब मैंने? यस मैम। मैम ने स्क्वायर वाला नहीं पढ़ाया था, बाकी सारा पढ़ा दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो मैं अब थोड़ा सा, मैं एक्चुअल में क्या है ना, सिलेबस थोड़ा ज्यादा डिप्थ में कराऊंगी अब। मतलब जो प्रैक्टिस कराऊंगी, कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो तुम लोग नए नए पढ़ोगे, वो एक्चुअल में एडवांस में पूछे जाते हैं, नीट में नहीं आते। लेकिन जब पढ़ रहे हो साथ में तो पढ़ लेना, मजे से पढ़ो, क्या दिक्कत है, समझ में आना चाहिए। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर आज की क्लास तो हम यही फिनिश करते हैं। कल की क्लास में मैं नया टॉपिक नहीं कराऊंगी अभी। कल मैं तुम्हें खूब सारे जेई और नीट के क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस कराऊंगी, और तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या क्या क्वेश्चन जेई और नीट में पूछे गए हैं वो कराऊंगी। तो कल पूरी क्लास हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि हमें नया चैप्टर तो शुरू करना नहीं है, तो हमारे पास लॉट ऑफ टाइम है। फिर हम उससे अगले दिन की क्लास में, सैटरडे की क्लास में, आज क्या है, फ्राइडे है ना आज? yes मैम। मैम मुझे एक Yes, डाउट ma'am. था, एडमिशन मंडे की, मंडे, हाँ चंदन एक मिनट बेटा, फिर मंडे की क्लास में हम करेंगे अनसर्टेनली प्रिंसिपल, डी ब्रोगली इक्वेशन, और आपका क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो उसका ग्राफ वगैरह पूरा समझाऊंगी, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और फिर तुम लोग आ जाओगे पैरेलल, यानी कि जेई और नीट का सिलेबस फिर बराबर हो जाएगा। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, जेई के और नीट के, और फिर मोल कॉन्सेप्ट के जेई और नीट के, फिर जितना भी टाइम बचेगा उसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल, जिन बच्चों को ग्रुप नहीं जा रहा है, कल से मैं ग्रुप खुद में लिंक खुद भेजूंगी, तो बाकी बच्चों को भी असिस्ट करो कि क्लासेस जो चल रही हैं उन्हें अटेंड करें। अभी तुम वो सीखोगे जो तुम्हें ऑफलाइन में नहीं सीखा। अब वाली क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है, और क्वेश्चन से पिक्चर ज्यादा क्लियर होती है कंपेयर टू थ्योरी पढ़ने। तो आपकी क्लास जिसने मिस कर दी ना, वो बच्चा बहुत पछताएगा। और क्लास पूरी अटेंड करो और रेगुलर करो, ठीक है? क्लियर है बच्चा पार्टी सबको?